आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे अपनी बुक मास्टर योर इमोशन। ये बुक के बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी जानी अपने इंट्रोडक्शन वाले दिन में, जिसमें हमने जाना कि हमारे इमोशंस कैसे रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। हमने थोड़ा सा जाना, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं जाना है जिसके, बल्कि जो ये बुक है वो हमें अच्छी तरह से बताएगी कि कैसे हमारे इमोशंस हमारे को लाइफ में मिले, कैसे हम इनको लेके चले, कैसे इनको मैनेज करें। ये हम इससे डिटेल में समझेंगे। तो आइए चलते हैं अपने बुक की तरफ। कंटेंट है वो है, इसमें हमारा इंट्रोडक्शन है, फिर इसमें मास्टर सीरीज है, इसको हाउ टू यूज दिस बुक है, और फिर की वर्क है जो इसमें मेन है, वर्क बुक है। अब इसमें जो फर्स्ट जो पार्ट है इसका, उसमें व्हाट आर इमोशंस के बारे में बताया है, उसमें 3 चैप्टर्स हैं। सेकंड पार्ट है व्हाट इम्पैक्ट योर इमोशन, उसके 10 चैप्टर्स हैं। उसके बाद इनकी ऑडियो बुक भी इन्होंने शेयर करी है जो कि आप पढ़ सकते हैं उसके द्वारा भी। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो है हाउ टू चेंज योर इमोशन। उन्होंने बहुत अच्छी ये बुक बनाई है, लिखी है, जिसमें उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली हमें समझाया है। और फोर्थ पार्ट में है हाउ टू यूज इमोशन टू ग्रो, कि अपने इमोशंस को कैसे हम देखें ग्रो करने के लिए। और कंक्लूजन है कि हमारे को क्या हम सोचते हैं, क्या इनका समझ में आया है। इन्होंने बहुत डिटेल में हमें ये सब समझाया है जो कि हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अब ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, वाई दिस बुक? Many books discuss emotions and how they affect your life, but they rarely provide a comprehensive view of what emotions are, where they come from, what their role is, और how they affect your life. तो वो बोलते हैं कि बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन बहुत सारी बुक बहुत डिटेल में नहीं बताती है कि क्या इमोशंस का रोल होता है हमारी लाइफ में और कैसे उन्हें ओवरकम करना चाहिए, क्या वो हमारी लाइफ में इफेक्ट डालती है। इमोशंस आर अमंग द trickiest thing to deal with, and unfortunately too often यू एंड आई विल फॉल प्रे टू देयर मिस्टिकल पावर। तो वो बोल रहे हैं कि बहुत ट्रिकी होते हैं इमोशंस को कंट्रोल करना। जैसे आप और मैं जानते ही हैं कि जब हम इमोशन के ट्रैप में आ जाते हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। जो जिस इमोशन को फील करता है उसको ही फील करता जाता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है उस माइंड को वो इमोशन सेफ लगने लगता है। अगर कोई दुखी रहता है तो वो दुखी ही रहता रहता है, वो दुखी ही चलता जाता है, क्योंकि हमारे माइंड को वो समझ में आ जाता है, कहते हैं ना, अकस्टम्ड हो जाता है। तो उसको हर चीज में दुखी दिखाई देगा, क्योंकि उसका माइंड वो ही सर्च कर रहा होता है। ऐसी जो आदमी खुश रहता है, बहुत खुश रहने की कोशिश करता है, वो हर हाल में हर चीज में खुशी ढूंढता है, क्योंकि उसका माइंड खुशी ही सर्च कर रहा होता है। तो इमोशन से भी हम एडिक्टिव हो जाते हैं, जिसकी कहते हैं ना, ये मिस्टिकल जो पार है इसकी, जो उसमें हम फंस जाते हैं। जो इमोशंस हमारे, जिस चीज को हम रोज रोज कैरी करते हैं, जिस इमोशन को, उसमें हम फंसते जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को वही अच्छा लग रहा होता है। We find ourselves unable to break their spell because emotion determine the quality of our lives and affect every aspect of it. Our inability to understand how emotion work can prevent us from designing our ideal life, from fulfilling our potential. और जब हम इसकी ट्रैप में पड़ते जाते हैं, और हमें कई लोगों को समझ ही नहीं होती, वो बस ये सोच रहे होते हैं कि मैं दुखी, या मैं खुशी हूँ, या मुझे गुस्सा आ रहा है, या मैं इरिटेटेड हूँ, या मुझे जेलेसी हो रही है। तो वो इस इमोशंस को बहुत डिटेल में अपने आप को नहीं समझ पाते, वो उस ट्रैप में बंद जाते हैं। और जिसको जिसको समझना आ गया, जिसको इस पर मास्टरी आ गई, तो वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकता है, अपने हिसाब से बना सकता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को जानते हो, अपनी फीलिंग्स को अगर आप पहचान रहे हो कि आपकी फीलिंग एग्जैक्टली है क्या, तो आपकी फीलिंग से आपकी लाइफ बन रही है। तो इमोशंस और फीलिंग्स मिक्स करके आपको आपकी लाइफ आप डिजाइन कर सकते हो। If you struggle to deal with negative emotion or want to learn how emotion work and how you can use them as a tool for your personal growth, this book is for you. तो वो बोलते हैं कि ये जो, अगर आप अपने इमोशन से, नेगेटिव इमोशन से डील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। बाय द एंड ऑफ दिस बुक यू विल नो हाउ इमोशन वर्क एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू विल बी बेटर इक्विप्ड टू डील विद इट। और आप जब तक एंड होगी ये बुक, तब तक आपको पूरी तरह से मास्टरी हो जाएगी, आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि आप अपने इमोशंस को कैसे डील कर सकते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। द माइंड हैज its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven। कितनी अच्छी बुक, कितनी अच्छी लाइन लिखी है जॉन मिल्टन ने, जो पोएट है, कि जो हमारा माइंड है, इन इट्स ओन प्लेस एंड इट इन इटसेल्फ, माइंड हमारे अपने प्लेस पर है, और वो हमारे ही माइंड है जो कि अपनी दुनिया में अपने ही द्वारा हेल बना रहा है, नर्क बना रहा है, और अपने ही द्वारा वो स्वर्ग बना रहा है। तो ये हमारा माइंड ही है जो क्रिएट कर रहा है, हमारा आउटसाइड कुछ नहीं है, हमारी एक्सटर्नल चीजें नहीं इतना रोल प्ले कर रही है जितना हमारा माइंड प्ले कर रहा है। तो हम डिटेल में और आगे तक जानते जाएंगे। जो उन्होंने अपनी वंडरफुल लाइन लिखी है कि हमारा माइंड ही
सब कुछ करता है, वो ही जन्नत है, वो ही कहते हैं ना नर्क है, और वो ही जन्नत। तो वी ऑल experience a wide range of emotions throughout our life. I had to admit, while writing this book, I experienced highs and lows myself. At first, I was filled with excitement and thrilled at the idea of providing people with a guide to help them understand their emotion. I imagined how readers' lives would improve as they learn to control their emotions. My motivation was high and I couldn't help but imagine how great the book would be. और वो राइटर है, वो बोल रहे हैं कि जब मैंने ये बुक लिखने बैठा तो मेरी लाइफ मुझे ही कितने हाईज और लो टाइप ऑफ के इमोशन फील हुए, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूँ, और मैं मेरे द्वारा ही कैसे मैं लोगों की ही हेल्प कर सकूँ उनके इमोशंस को कंट्रोल करने में और उनकी लाइफ अच्छी डिजाइन करने में। So I thought after the initial excitement, this time came to sit down to write the actual book, and that's when the excitement wore off pretty quickly. Suddenly, the idea that looked great in my mind felt dull. My writing seemed boring, and I felt as though I had nothing substantive or valuable to contribute. और वो बोलते हैं कि जब मैंने ये लिखना शुरू किया तो मुझे ही बोरिंग लगने लगा, मुझे ही लगने लगा कि क्या मैं सही तरह से बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा, और उसको उनको कुछ एक्साइटमेंट नहीं लगा, और उनको लगा कि शायद मैं अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँ. Sitting at my desk and writing became more challenging each day. I started losing confidence. Who was I to write a book about emotion? If I couldn't even master my own emotions, how ironic. I considered giving up. There was already plenty of books on the topic, so why add one more? और वो बोलते हैं जब वो लिखने लगे तो उनको ये लगा कि जब मुझे ही इतना बोरिंग और इतना खराब लग रहा है तो मैं क्यों लिखूं इस बुक को? क्या क्या कारण है? जब मैं अपने इमोशंस को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ तो कैसे लोगों को ये समझाऊं कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो? तो और क्या फायदा है लिखने का जब इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है? क्या मैं एक्स्ट्रा दे पा रहा हूँ इस बुक के द्वारा? तो वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था. At the same time, I realized this book was a perfect opportunity to work on my emotional issues, and who doesn't suffer from negative emotion from time to time? We all have highs and lows, don't we? The key is what to do with our lows. Are we using our emotion to grow and learn, or are we beating ourselves up over them? और वो बोलते हैं कि जब मैंने इस बुक को लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे मैं इस जब मैं लिखूंगा तो मैं भी अपने इमोशनल इश्यूज पर और वर्क कर पाऊंगा. नेचुरल है, जब हम जिससे भी रिलेटेड बुक लिखते हैं या उस पर काम करते हैं या पढ़ते भी हैं तो हम अपने आप को उसमें डाल देते हैं पूरा. उसमें जो एक राइटर है वो उसको पूरा उसका उसमें डालेगा तभी वो चीजों को लिख पाता है, उन चीजों को फील कर पाता है. तो वो कहते हैं कि मैं ही अपने इमोशंस को फील कर पाऊंगा, मैं ही उन पर काम कर पाऊंगा, और मैं भी उसमें समझ पाऊंगा कि इमोशंस क्या है, और मुझे भी ये लाइफ को लर्न करने में मदद मिलेगी. तो आर वी यूजिंग आर इमोशंस, और फिर मैं बता पाऊंगा कि क्या हम अपने इमोशंस को यूज कर पा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए. सो लेट्स टॉक अबाउट योर इमोशंस नाउ. लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग यू दिस, हाउ डू यू फील राइट नाउ? और वो बोलते हैं कि चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको अभी कैसा लग रहा है. चलिए मैं आपसे ये सेम क्वेश्चन जो राइटर ने पूछा है मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपको इस समय प्रेजेंट में कैसा लग रहा है, आपके इमोशंस इस समय कैसे हो रहे हैं? मैंने माइक खोल दिया है. मैं पूछना चाहती हूँ फर्स्ट, रूबी जी दिख रही हैं, उनके इमोशन इस समय कैसे हैं? एकदम पर्टिकुलर इमोशन, सैड, हैप्पी, मिक्स्ड, सरप्राइज, एंग्री, क्या किस तरह का इमोशन है आपके पास? मेरे में इस समय मिक्स्ड इमोशन हो रहे हैं अच्छा. क्योंकि अ, एक वो भी लग रहा है मिसिंग फ्रेंड जैसा वाला फीलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा मिसिंग वाली। ठीक है. मिसिंग और, मिसिंग इमोशन. हाँ, और मैं कुक कर रही हूँ तो मुझे हैप्पी कुकिंग वाली भी आ रही है कि कुकिंग में अच्छा लग रहा है मुझे। हैप्पी मिक्स इमोशन भी है, मिक्स्ड है. मिसिंग वाली फीलिंग बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक. थोड़ा सैडनेस वाली, लोनली वाली फीलिंग. हाँ। ठीक है. अच्छा, कैलाश जी आपको कैसा लग रहा मैम थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाली इमोशंस आ रहे हैं कि अब क्या होगा, मतलब इसमें कुछ ऐसे चीज पता चलेगी जिसको हम इम्प्लीमेंट करके कुछ अपने लाइफ में चेंजेस ला पाए. जैसे प्रीवियस बुक में हमने देखा था ना कि हमको कुछ ऐसे चीजें पता चली थी कि हम विजुलाइज करें, ये करें, तो इस बुक से हमको क्या मिलने वाला है. तो इस बात को लेके थोड़ा सा एक्साइटमेंट है मेरे को. अभी अभी मुझे पता नहीं चला ना इसमें क्या है, तो है? ऐसा थोड़ा क्यूरियोसिटी वाली. क्यूरोसिटी वाला, हाँ, क्यूरियस क्यूरियोसिटी, और एक्साइटमेंट वाला आपका इमोशन. एक्साइटमेंट. जी हाँ, जी. ये हमें पहचानना आना चाहिए कि हमारे इमोशंस कैसे हो रहे हैं. हाँ जी, जी. अभिषेक जी, कैन यू टेल मी आपका इमोशन कैसा हो रहा है इस समय?
हाँ जी मैम, वही सेम फीलिंग है, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी बढ़ रही कि इस बुक में आगे क्या लिखा होगा। चांदी जी, आप है इधर? आप बताएंगे आपका कैसा हो रहा है इस समय, प्रेजेंट फीलिंग? मीना जी, आपका कैसा हो रहा है? गोविंद जी? हेलो। हाँ जी, मीना जी, कैसा हाँ इमोशन हाँ है इस हाँ समय आप? हाँ, थोड़ा सा मिक्स है। थोड़ा मुझे एक्चुअली टेंशन है कुछ किसी चीज का, वो और लोनलीनेस लग रहा है अभी। थोड़ा टेंशन अब वाला? देखें। हाँ, तो अब इस बुक से होप लग रही है कि क्या देखें क्या मिलता है आगे। होप है, होप वाला इमोशन है, होप। चलिए होप है, हाँ, एक होप पॉजिटिव वाला है। है। होप है और एक टेंशन भी है। गोविंद जी, आपको कैसा है? हेलो मैम। हेलो। हाँ जी। अभी मैम एक्चुअली मैं अभी ना ऑफिस से आ रहा हूँ तो अभी ना थोड़ी सी टायर्ड फ्रस्ट्रेशन वाला? वाली। टायर्ड वाला इमोशन है आप? हाँ, नहीं, थोड़ी सी ना फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग है अच्छा, अभी। फ्रस्ट्रेशन वाला फीलिंग हो रही है तो ऐसा? क्या है ना, कुछ लोग ऐसे मिले हुए हैं कि वो सुधरने का नाम नहीं लेते। अच्छा, तो मतलब जितना फ्रस्ट्रेटेड फील मर्जी कर? मतलब इग्नोर कर लो, वो बार बार ना वही जो नहीं करना चाहिए वही वाला काम करते हैं। तो बस फिर लगता है कि भाड़ में जाए तो अभी अभी करना आप है। ऑफिस में घूम रहे हैं, मतलब ऑफिस में अभी हाँ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है? पहचान रहे हैं ना आप, इमोशन पहचानना आ रहा है। और जी। रानू, आप कैसा, आपका कैसा है रानू जी? आप? मेरे से पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ। मेरा तो मिक्स क्या, मैं थोड़ा सा कुकिंग में लग रही थी, हाँ। तो सोच नहीं पा रही हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ सोच। भी नहीं लग रहा है ऐसा बहुत ज्यादा। थोड़ा बिजीनेस का लग रहा है दिमाग में, हल्का सा, जैसे कुछ करना है, ऐसे करना है, ये दिमाग चलता है। बाकी तो अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ इमोशन ऐसा बहुत ज्यादा कुछ आ नहीं रहा, या मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, हो सकता है ये भी हो पहचान नहीं सकता है। पा रहे? हाँ। हाँ। हाँ, चांदी जी, कुछ भी आपका? हाँ जी। पहचान नहीं पा रही हूँ शायद, मैं हाँ, इमोशन ऐसा फील नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपको न्यूट्रल। भी हम्म। सोचोगे ना तब होगा। चांदी जी, आपको कैसा लग रहा है? माइक खोल लीजिए। हम्म, अच्छा, आप नहीं बता पा रहे हो शायद, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हमें अपना इमोशन हमने पहचाना, ठीक है? Knowing how you feel is the first step towards taking control of your emotion. तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मेरा इमोशन अभी कैसा है। अगर जैसे किसी ने बताया फ्रस्ट्रेटेड है, किसी ने बताया सैड है, किसी ने बताया कि एक्साइटेड है, किसी ने बताया कि मतलब पता ही नहीं है उनको उनका इमोशन क्या हो रहा है। तो इसलिए हमें इमोशन को पहचानना आना चाहिए। जब हम इमोशन को पहचानेंगे तभी उस पर वर्क कर पाएंगे, क्या वो नेगेटिव जा रहा है, क्या वो पॉजिटिव है, तो तभी हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमें इसमें सुधार करना है या नहीं करना है। You may have spent so much time internalizing you have lost touch with your feelings. आपने हमेशा देखा कि हम अपने फीलिंग से, जो अपनी फीलिंग्स है उससे हम उससे सोचते ही नहीं है। इतना बाहरी दुनिया में हम लगे रहते हैं कि अपने अंदर ही झांकना भूल जाते हैं। Perhaps you answered as follows: I feel this book could be useful, और I really feel I could learn something from this book। और अभी आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा होगा जैसे कैलाश जी ने और अभिषेक जी ने बताया कि शायद इस बुक से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले। However, none of these answers reflect on how you feel. You don't feel like this or feel like that or simply feel. You don't feel like this book could be useful or think this book could be useful, and that generate an emotion which makes you feel excited about reading it. Feeling manifest as physical sensation in your body, not as an idea in your mind. Perhaps the reason the word feel is so often overused or misused is because we don't want to talk about our emotions. तो देखिए, उन्होंने भी यही कहा कि अभी आपको एक्साइटमेंट हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि इस बुक से मुझे क्या सीखने को मिल सकता है, कैसा मुझे पता चलेगा, लेकिन जो हमारी फीलिंग है उससे हम कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाते कि एक्चुअल में जो बस इनर चैटर चलती रहती है, बार बार हम सोचते रहते हैं। लेकिन जब हम फीलिंग से कनेक्ट करेंगे, जब हम फील करेंगे, तो जो फीलिंग की जो यूनिवर्स भी है ना, वो हमारे थॉट्स की भाषा नहीं समझ रहा होता है कि मैं अभी पॉजिटिव सोच रहा हूँ। मैंने लिखा बहुत सारा पॉजिटिव, लिख दिया कि मैं ये मैं वो, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, मैंने बहुत सारा पॉजिटिव अपना गोल लिख दिया, लेकिन मैं फील वैसा नहीं कर रहा हूँ। मैं फील अभी भी सैड ही कर रहा हूँ, मैं फील अभी भी फ्रस्ट्रेटेड ही फील कर रहा हूँ। तो जो मेरा मैनिफेस्टेशन है वो प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो हमारी जो लैंग्वेज है अ, वो किसकी समझता है, हमारी फीलिंग्स की समझता है। तो ये हमने पहले पास्ट में भी बहुत ज्यादा समझा है कि हमें जो भी प्रेजेंट में अगर नेगेटिव इमोशन फील हो रहा है तो उसे फटाफट से हटाएं और आगे अच्छे वाले इमोशन की तरफ जाएं।
तो हाउ डू यू फील नाउ? अब आपको कैसा लग रहा है? अभी आपको समझ में आया तो शायद आपको लगा होगा कि नहीं, अब मैं जो भी मेरा अगर नेगेटिव इमोशन है तो उसे हटाकर मैं आगे की तरफ देख। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इमोशंस? हम कभी भी किसी के इमोशंस के बारे में डिस्कस नहीं करते, ना देखते हैं, ना पहचानते हैं। स्पेशली अपने बारे में तो बिल्कुल भी नहीं देखते कि मैं किधर जा रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स किधर जा रही है। बस मैं चलता जा रहा हूँ, नहीं पता है मुझे कहाँ जा रहा हूँ। हाउ डू यू फील डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जैसे आप फील करते हो वैसी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिल रही होती है। योर इमोशन कैन मेक योर लाइफ मिजरेबल और ट्रूली मैजिकल। तो जो आपके इमोशंस हैं वो ही आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं और वो ही आपकी लाइफ को खराब बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर अमंग द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स ऑन विच टू फोकस। योर इमोशन कलर योर all your experiences. When you feel good, everything seems feel or taste better. You also think better thoughts, your energy level are higher and possibilities seem limitless. Conversely, when you feel depressed, everything feels dull. You have little energy and you become unmotivated. You feel stuck in a place mentally or physically you don't want to and the future looks. तो नेचुरल है, जब आप खुश होते हो तो आपको हर चीज करने का मन करता है, एक्साइटमेंट होती है, सब चीज करते जाते हो, हर चीज को आपको लगता है कि ये कर सकता हूँ, लिमिटलेस आपको अपॉर्चुनिटीज लगती है। वहीं आप जब दुखी रहते हो, डर लगते हो, तो आपको लगता है कि लाइफ मेरी रुक गई है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ और कुछ नहीं कर पाऊंगा और मेरा मेरा फ्यूचर भी बहुत डल और ग्लूमी दिखाई दे रहा होता है। Your emotion can also act as a powerful guide. They can tell you something is wrong and allow you to make changes in your life. As such, they may be among the most powerful पर्सनल ग्रोथ टूल यू हैव। अब क्या है, जो आपके इमोशन है वो बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं आपकी लाइफ को क्रिएट करने में, आपकी लाइफ को चेंज करने में। अगर आप उनको समझना सब सीख जाए, उनको बैलेंस करना सीख जाए, तो आपकी ये पर्सनल ग्रोथ में बहुत अच्छा टूल हो सकते हैं। सैडली नीदर योर टीचर नॉर योर पेरेंट्स taught you how emotions work on how to control them. I feel it ironic that just about anything comes with a look how to manual while your mind doesn't. You have never received an instruction manual to teach you how your mind works and how to use it to better manage your emotions. Have you? I haven't. In fact, until now, I doubt वन एवर इवन एग्जिस्ट। तो वो कहते हैं कि आपको ना तो कभी स्कूल में सिखाया गया, ना कभी आपके पेरेंट्स ने सिखाया कि आपको कैसे इमोशनल मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे रेगुलेशन करना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो किस तरह से मैनेज करो, दुखी हो रहे हो तो किस तरह से करो, बहुत ही जेलस हो रहे हो तो किस तरह से करो, कभी आपको बच्चों को लेकर कंपटीशन की बहुत भावना हो रही होगी तो वो कैसे मैनेज करो, कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो वो कैसे मैनेज करो। तो हमें ये कभी बताया ही नहीं है एक्चुअल में, अगर सोचा जाए तो कभी किसी चीज का मैनेजमेंट ये बताया नहीं गया, ना कोई हमें कोई ऐसी बुक मिली जिसमें ये गाइडलाइंस हो कि इस तरह से आप चलोगे तो मैनेज हो जाओगे, इस तरह से आपकी लाइफ मैनेज कर सकते हो। तो ये हर की लाइफ में, ये हमारी लाइफ में कमी रही कि कभी इस तरह से हमें कुछ बताया ही नहीं गया, जिसके कारण कई लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि कुछ भी गलत स्टेप उठा लेते हैं। कई लोग इतने हाई में चले जाते हैं, तब तब वो कुछ एडिक्शन में पड़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हमें इमोशनल रेगुलेशन बताया नहीं गया, जिसकी बहुत जरूरत है। खासकर आज के लोग, बच्चों को तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनको ये बुक दी जाए और उनको समझाया जाए कि कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो वो ऑथर भी बोल रहे कि उनको भी कभी इस तरह से पता ही नहीं चला कि कैसे अपने इमोशंस को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। What you will learn in this book. This book is how to manual your parents should have given you at birth. It's an instruction manual you should have received at school. In it, I'll share everything you need to know about emotions so you can overcome your fears and limitation and become the type of person you want. और वो बोल रहे हैं कि ये जो मैनुअल है वो आपको शायद पेरेंट्स को देनी चाहिए थी या स्कूल में आपको देनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि कैसे आप अपने जो भी डर है, जो भी आपकी अंदर की लिमिटेशन है, जो आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए रोकती है और आप जैसा पर्सन बनना चाहते हो उस तरह से बनने में वो मदद करेगी। More specifically, this book will help you understand that what emotions are and how they impact your life, understand how emotion forms and how you can use them for your personal growth. I hope ये सब बहुत easy language में लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा। Identify negative emotion that control your life and learn to overcome them. Change your story to take better control over your life and create a more compelling future. Reprogram your mind to experience more positive emotions, deal with negative emotions, and condition your mind to create more positive ones. Gain all the tools you need to start recognizing and controlling your emotions. तो ये बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें ये आप ये सब कुछ सीखोगे जो ये बताने जा रहे हैं आज। Here is the more detailed summary of what you will learn in this book. In part one, we'll
We will discuss about what emotions are. You will learn why your brain is wired to focus on negativity and what you can do to counter this effect. You will also discover how your belief impinge upon your emotion. Finally, you will learn how negative emotion work and why they are so tricky. तो ये पार्ट वन में हम सीखेंगे कि क्या हमारा ब्रेन क्यों नेगेटिविटी ही देखता रहता है, ज्यादातर क्यों नेगेटिव थॉट्स ही आते रहते हैं, और ये डिस्कवर करेंगे कि हाउ योर बिलीफ, हमारी जो बिलीफ है वो हमारे इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब जो हमारे पुराने हमें लोगों ने समझा दिया, जो बता दिया, वो इमोशंस वो उसके उसके कारण कैसे इमोशंस आते हैं. फाइनली यू विल लर्न हाउ नेगेटिव इमोशन वर्क एंड व्हाई दे आर सो ट्रिकी, और नेगेटिव इमोशन कैसे आते हैं और वो इतने ट्रिकी क्यों है कि हम उसी के जंजाल में फंस जाते हैं. पार्ट टू में विल गो ओवर द थिंग्स दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट योर इमोशन. You'll understand the role of your body, your thoughts, your words, or your sleep play in your life, and how you can use to change your emotion. अब ये बोल रहे हैं कि आप सेकंड जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे कि इमोशन का क्या रोल है आपकी लाइफ में, इम्पैक्ट करता है. आपकी जो बॉडी है, आपके जो थॉट्स है, आपके जो बोलने का तरीका है, आपका स्लीप पैटर्न, आपका खेलने का तरीका, सब कैसे आपके इमोशन को इफेक्ट करते हैं. पार्ट थ्री में यू लर्न हाउ इमोशन फॉर्म एंड हाउ टू कंडीशन योर माइंड एंड एक्सपीरियंस मोर पॉजिटिव इमोशन. और ये जो पार्ट थ्री है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको अपने माइंड को कैसे कंडीशन किया जाएगा इमोशन के द्वारा, और एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे पॉजिटिविटी की तरफ जाएं. और फाइनली पार्ट फोर में विल डिस्कस हाउ टू यूज योर इमोशन एज अ टूल, और फिर कैसे हम अपने इमोशन को पर्सनल ग्रोथ में काम में लें. ये सब हम चीज पढ़ेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये एक और बुक का उन्होंने मास्टर ऑफ मोटिवेशन बुक अगर पढ़नी है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं. उन्होंने उसके बारे में बताया है. I encourage you to read this book at least once. After that, I invite you to revisit the book and focus on the sections you want to explore in more depth. और वो कह रहे हैं कि पहले तो आप इस बुक को पूरा पढ़िए, फिर जो पार्ट सेक्शन आपको बहुत अच्छा लगा है तो उसको आप दोबारा पढ़िए. इन दिस बुक आई इंक्लूड सेवरल डिफरेंट एक्सरसाइजेस, दो आई डोंट expect you to go through them all. My hope is you will pick some and apply them in your life. Remember, the result you will get out of this book depend on how much time and effort you are willing to put in. और वो बोल रहे हैं कि मैंने इसमें कुछ एक्सरसाइजेज भी दी हुई हैं, वो आप चाहे तो करें चाहे ना करें, और लेकिन आपको रिमेंबर द रिजल्ट यू विल गेट आउट ऑफ दिस बुक. और ये आपका जो रिजल्ट जब आएगा, आप जो इमोशन पे वर्क आप तब कर सकते हो जब आप इसमें पूरी तरह से ध्यान लगा के ये एक्सरसाइज करेंगे. करना चाहे आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहे तो आपकी मर्जी है. इफ यू फील दिस बुक कुड बी ऑफ एनी यूज to your family members or friend, make sure to share it with them. Emotions are complicated and I believe it would benefit us ऑल टू डीपन अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक. और वो बोल रहे हैं कि अगर आपको ये बुक पढ़ के अच्छी लगती है तो आप अपने नियर फैमिली फ्रेंड्स से सबसे इसको शेयर करें, क्योंकि इमोशंस पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, किसी ने समझे नहीं, जाने नहीं, इन पर कभी सोचा भी नहीं कि ये भी कुछ वर्क करने की चीज है. तो ये बहुत जरूरी है इन पर वर्क करना. तो आप किसी को भी जब अगर आपको बुक अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें, वो ये बोलते हैं. अब मैं इस सेक्शन पर आपको ध्यान दिलवाना चाहती हूँ. ये जो लिंक है, ये लिंक दिया हुआ है, ये सबको मैंने पीडीएफ शेयर करी हुई है. इस लिंक से आप इसको खोलेंगे, इसमें वो आपको मेल आईडी मांगेगा, आप मेल आईडी दीजिए और वो फिर वो डाउनलोड करने देगा. तो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में ये इसकी जो वर्कबुक है वो डाउनलोड हो जाएगी, जिसके द्वारा हम एक्सरसाइजेस करेंगे. Your free step-by-step workbook to help you master your emotion. I have created a workbook as a companion guide to this book. Make sure you guide it at the following by the following URL. ये जैसे हम लोग स्कूल में अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते थे तो उसके संग वर्कबुक आती थी, सेम इन्होंने ऐसी ही वर्कबुक बनाई है कि टेक्स्ट हम इसमें से पढ़ेंगे और वर्कबुक में एक्सरसाइज करेंगे. और ये आप इस लिंक से आप इसको डाउनलोड करिए. मैं इसलिए आपको नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे जो थे वॉल्ट हैं, इन तक ये मैसेज पहुंचे कि आप सारे लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं. आई ऑल्सो सेंड यू फ्री ई बुक इफ इट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी. और वो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे ये लिंक शेयर करते हैं आप, तो आपको ई बुक भी मिलेगी. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज डाउनलोडिंग द वर्कबुक कॉन्टैक्ट मी. और उन्होंने बोला है कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी है डाउनलोडिंग करने में तो आप उनको मेल करें और वो मेल के द्वारा आपको फटाफट से इसकी वर्कबुक प्रोवाइड करेंगे. वैसे डाउनलोड करने पे मेरे को एक बार में इनकी जो वर्कबुक है डाउनलोड हो गई है. तो आप ये करें और आपको
हम इसके साथ ये एक्सरसाइजेस भी संग संग में करेंगे। तो आपकी इस बुक के द्वारा बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है, जो उन्होंने इतनी अच्छा उन्होंने हमें इतना गाइडेंस दे रहे हैं, इतना हमें फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑथर के लिए, बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड बनता है कि उन्होंने इतना मेहनत की है हमारे लिए। अब ये चैप्टर 1 है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 चैप्टर 1, व्हाट इमोशंस आर, कि इमोशंस होते हैं क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इमोशंस आर एंड व्हाट पर्पस दे सर्व? इन दिस सेक्शन वील डिस्कस how your survival mechanism affect your emotion. Then we'll explain what the ego is and how it impacts your emotion. Finally, we'll discover the mechanism behind emotion and learn why it can be so hard to deal with negative one. तो वो बोल रहे हैं कि पहले चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम इमोशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपनी ईगो के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसको कैसे करेंगे कि इमोशन कैसे नेगेटिव बिकम बिहाइंड नेगेटिव इमोशन, लर्न व्हाई इट इज कैन बी सो हार्ड, और कैसे हम बहुत मुश्किल होता है नेगेटिव इमोशंस को डील करना। ये सब हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। अब ये फर्स्ट चैप्टर उनका शुरू हो रहा है। हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट योर इमोशन। Why people have a bias towards negativity. Your brain is designed for survival, which explains why you are able to read this book at this very moment. When you think about it, the probability of you being born was extremely low. For for this miracle to happen, all the generation before you had to survive long enough to procreate in their quest for survival and procreation. They must have faced death hundreds or perhaps thousands of times. और वो बोल रहे हैं कि जो हमारा बेसिक जो नेचर है वो सर्वाइवल पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारी एंसेस्टर्स थे वो केव्स में रहते थे, वो ट्राइब्स में रहते थे, और उनको डर था, डेली का डर था कि कोई एनिमल ना आ जाए, कोई हमें मार ना जाए, क्योंकि उनके पास कोई दरवाजे नहीं थे, उनकी ऐसी चीजें नहीं थी। तो वो उनको एक अंदर से डर था कि सरवाइव कैसे करना है इस लाइफ में। तो वो जैसे आज भी जो एनिमल्स जो जीते हैं उनके पास दो चीज है, प्रोक्रिएट करना और सर्वाइवल, यानी कि रिप्रोड्यूस करना, और सर्वाइवल कैसे हो कि भाई कोई और आके मतलब कोई हमें, जैसे अब डियर है तो कहीं लायन नहीं आ जाए, कोई और एनिमल उसको ना मार जाए। तो हर का एक सर्वाइवल का डर होता है अंदर से, जिसके कारण वो एनिमल किंगडम चल रहा है। ऐसे ही जो हम थे वो भी, हम लोग भी ऐसे ही जी रहे थे। तो वो सर्वाइवल का डर कहीं ना कहीं हमारे अंदर आया, और जो आज हमें जन्म मिला है वो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, जो बार बार उन्होंने रिप्रोड्यूस किया किया किया, और आज हम इस दुनिया में हैं। फॉर्चुनेटली अनलाइक योर एंसेस्टर्स, यू आर प्रोबेबली नॉट फेसिंग डेथ एवरी डे। और हम अपने एंसेस्टर जैसे, वो रोज का डर था कि कहीं कल हम मर ना जाए, कोई हमें खा ना जाए जानवर आकर, कोई हमें मार ना दे। तो आज हम ऐसे लाइफ में, ऐसा तो हमारे साथ है नहीं। In fact, in many parts of the world, life has never been safer. Yet your survival mechanism hasn't changed much. Your brain still scans your environment looking for the potential threat. और हमारा जो माइंड में, क्योंकि ये एंसेस्टर्स के द्वारा सर्वाइवल जो मैकेनिज्म है वो आज भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं है, हमारे अंदर आया है एंसेस्टर्स के द्वारा, कि हम हमेशा जो सर्वाइवल का थ्रेट महसूस करते हैं कि कभी भी कुछ हुआ, आगे इन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा बताया है कि कभी भी कुछ हुआ तो हम ये सोचने लगते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो सर्वाइवल का हमें बहुत ज्यादा थ्रेट रहता है। इन मेनी वेज सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन हैव बिकम ऑब्सोलीट। अब काफी तो ऑब्सोलीट हो गया है, जो कि काम नहीं करता है, कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इतना सर्वाइवल के लिए परेशान नहीं होना है जो पहले होते थे लोग। वाइल यू मे नॉट बी सेकेंड्स अवे फ्रॉम बीइंग ईटन बाय अ प्रीडेटर, क्योंकि आपके पास अब कोई प्रीडेटर नहीं आने वाला है जो आपको खा जाएगा। योर ब्रेन स्टिल गिव सिग्निफिकेंटली मोर वेट टू एडवर्स इवेंट देन टू पॉजिटिव वन। लेकिन हमारा जो माइंड है, जब भी उसको अगर वो सोचता है तो वो नेगेटिव ज्यादा सोचता है, क्योंकि उसको डर लगता है, क्योंकि वो सर्वाइवल का डर उसके दिमाग में अभी तक है, कहीं ना कहीं वो बैठा हुआ है। और वो हमेशा जब भी कोई इवेंट होता है, कोई अनफॉर्चुनेट चीज हुई आपके साथ, तो वो हमेशा एडवर्स चीजें ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव नहीं सोच पाता है उस टाइम पर। Fear of rejection is one of the example of a bias towards society. In the past, being rejected by your tribe would reduce your chances of survival significantly. और सबसे ज्यादा जो हमारे लाइफ में, हमारे अंदर जो सबसे ज्यादा डर है वो किसका है? रिजेक्शन का डर, कि जैसे ही हमें कोई रिजेक्ट करता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, तो हमें एकदम डर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो पहले के जो एंसेस्टर्स थे वहां पर जब रिजेक्शन किया जाता था, कहते थे ना, वो पूरी ट्राइब से निकाल देते थे, बहुत खराब तरीके से ट्रीट करते थे। तो वो ही चीज हमारे अंदर आज भी डर वो पैदा हो जाता है जब कोई हमें रिजेक्ट करता है। जबकि बहुत कोई बात नहीं, अगर किसी ने रिजेक्ट किया तो कोई एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन मेन बात है कि वो हमें डर है, तो हम उससे बहुत सारी चीजें, नेगेटिविटी हमारे अंदर जाग जाती है। देयरफॉर यू लर्न टू लुक
फॉर एनी साइंस ऑफ रिजेक्शन एंड दिस बिकम हार्ड वायर्ड इन योर ब्रेन, और ये हमारा ब्रेन एकदम सिग्नल देता है कि नहीं नहीं ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। Nowadays being rejected often carries little or no consequences to your long term survival। अब किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी लाइफ उससे सारी डिस्टर्ब हो गई या खराब हो गई या आपका कोई अब सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यू कैन बी हेटेड बाय द इंटायर वर्ल्ड स्टिल हैव अ जॉब। आपको सब लोग हेट कर रहे हैं तब भी आपके पास जॉब होगा और रूफ होगी, छत होगी, खाने के लिए होगी, टेबल पर खाना होगा। लेकिन ब्रेन क्या होता है हमारा जो प्रोग्राम्ड ऐसा है कि वो अगर कोई रिजेक्ट करता है तो वो आपको ऐसा लगने लगता है कि थ्रेट है सर्वाइवल के लिए, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा होता है। दिस हार्ड वायरिंग इज वाई रिजेक्शन कैन बी सो पेनफुल। इसलिए रिजेक्शन हमें हमेशा खराब लगता है। वाइल यू नो मोस्ट रिजेक्शन आर नो बिग डील, यू नेवरदलेस फील द इमोशनल प्लेन। आपको किसी ने रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं है। आपको मान लीजिए आप एक इंटरव्यू में गए, वहां रिजेक्शन मिला, कोई बात नहीं है, दूसरे में जाएंगे आपको वहां क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है सेकंड में भी रिजेक्शन मिले, थर्ड में हो जाएंगे। किसी फैमिली मेंबर ने आपको कुछ कह दिया, रिजेक्ट किया या कुछ अंडरमाइन किया, तो आप एकदम मतलब हर जगह आपको किसी ने आपको ऊपर दिखाया, किसी ने नीचे, ये लाइफ में चलेगा। लेकिन हम इतना ज्यादा उसमें आ जाते हैं कि रिजेक्शन का जो फियर है हम बेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा हमारे अंदर आ गया है। इफ यू लिसन टू योर माइंड यू मे इवन create a whole drama around it. You may believe you aren't worthy of love and dwell on a rejection for days or weeks. Worse still, you may become depressed as a result of this rejection. और फिर आपका माइंड जो है वो उस पर काम करना शुरू करता है रिजेक्शन पे। अगर आपको एक जगह ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, आप दिन महीने कई लोग साल तक निकाल जाते हैं और डिप्रेस्ड रहते हैं कि भाई मेरे लिए इतना बड़ा बात हो गई, मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया। वन सिंगल क्रिटिसिज्म कैन ऑफन आउटवे हंड्रेड्स ऑफ पॉजिटिव वंस। और किसी ने एक बार क्रिटिसाइज किया, ये आपने भी देखा होगा कि हम लोग किसी रिलेशनशिप में है या फादर चाइल्ड है, मदर चाइल्ड है, या और भी स्पाउस है या ब्रदर सिस्टर है, अगर किसी ने एक चीज क्रिटिसाइज कर दी तो हम एकदम कहते हैं ना एकदम परेशान हो जाते हैं, और किसी ने हमसे 100 अच्छी बातें की वो हम सब भूल जाते हैं उस समय। दैट्स व्हाई एन ऑथर विद 50 5 star reviews is likely to feel terrible when they receive a single 1 star review। अब किसी ने कितने भी उसको 50 5 स्टार रिव्यू दिए एक ऑथर को और किसी ने एक एक स्टार दे दिया, तो वो किसके बारे में सोचेगा, इसने एक स्टार क्यों दे दिया, बस उसके बारे में ज्यादा सोचेगा, वो 5 स्टार के बारे में भूल जाएगा। हर authorial brain doesn't it likely to interprets the negative review as a threat to her ego which triggers an emotional reaction। और वो जो एक रिव्यू जो गलत आया है उस पर ही वो दिमाग लगा लेगा कि ये ही कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, देखो मैं पूरा नहीं दे पाता हूँ, मैं पूरा अच्छी तरह से नहीं लिख पाता हूँ, मतलब वो ही उसके लिए थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा एंसेस्टर्स के द्वारा थ्रेट आया है। आप लोग भी अपना जो सुन रहे हैं वो अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि अब जैसे मैं पढ़ते पढ़ते सोच रही हूँ कि हाँ ऐसा होता है, बल्कि ये कोई बहुत छोटी चीज है, एक किसी ने बोल दिया तो आप इतना, कभी कभी कोई इस पर गुस्सा भी हो जाता है, कोई कोई डिप्रेस हो जाता है, कोई बिल्कुल ही अपने आप को बंद कर लेता है, या कोई इतना गुस्सा हो जाता है दूसरे पर कि उसने बोला, किसी ने कोई एक रिजेक्ट किया तो ऐसा क्यों हुआ, कोई सालों साल सोचता रहता है, कोई बहुत जल्दी भी भूल जाता है। तो हर तरह का इंसान है। आप सोचिए कि आप किस तरह के हैं। The fear of rejection can also lead you to over dramatize events. If your boss criticize you at work, your brain might see the criticism as a threat. You now think, what if my boss fires me? What if I can't find a job quickly enough and my wife leaves me? And what my kids? And what if I can't see them again? अब देखिए कि एक सिंपल सा, किसी ने बॉस ने आपको क्रिटिसाइज किया तो आपको कितना डर लग रहा है, आपने कितना आगे तक की सोच ली कि शायद मुझे वो निकालना चाहता है, शायद मुझे जॉब नहीं मिल पाएगा, मेरी वाइफ चली जाएगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये सब आपने इस सिर्फ एक रिजेक्शन, एक सिंपल क्रिटिसिज्म के बारे में इतना सारा सोच लिया। While you are fortunate to have such a useful survival mechanism, it is also your responsibility to separate real threat from imaginary one। क्योंकि हमारा जो माइंड है हमेशा हमें सर्वाइवल की तरफ ले जाता है, हमें हमेशा इस दुनिया में जीवित रखना चाहता है, वो सर्वाइवल ही देख रहा है। तो आपका ये दायित्व है, आपका ये काम है कि आप सेपरेट करो कि क्या रियल में ये थ्रेट है मेरी लाइफ को या नहीं है। कई बार हमें थोड़ा सा लॉस होता है अपने किसी काम में, या थोड़ा सा किसी चीज में हम गलत जा रहे होते हैं, तो हम उसको पूरा ये मान के बैठ जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी, मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी लाइफ में जीने का कोई मोटिव नहीं बचा है। तो हम वो चीज देख ही नहीं पाते जो चीजें हैं, हम वही चीजें देख रहे होते हैं आगे की, आगे क्या देख रहे हैं कि ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो नहीं हो पाएगा, तो दुखी होते रहते हैं, और वही दुख हमारे इमोशंस को नीचे करता है, और वही हमारे इमोशंस का हमारी लाइफ में डिजास्टर क्रिएट करता है। इफ यू डोंट यू विल एक्सपीरियंस अननेसेसरी पेन एंड वरी एंड विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप सेग्रीगेट नहीं करेंगे कि यह रियल थ्रेट है मेरी लाइफ को, क्या यह मेरा इमेजिनेशन में बनाया हुआ है, जब तक आप अलग अलग नहीं करोगे तो आपकी लाइफ ऐसे ही परेशानी की बनी रहेगी।
टू ओवरकम दिस बायस टुवर्ड्स नेगेटिविटी यू मस्ट रीप्रोग्राम योर माइंड। इसलिए आपको जरूरत है, अगर आप इस नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं तो अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें। वो जो थ्रेट आपको ऐसा बार बार लगता है कि ये मेरा थ्रेट क्या होगा, इनसिक्योरिटी रहती है, तो उसको निकालें। वन ऑफ द ह्यूमन बींग्स ग्रेटेस्ट पावर इज अ एबिलिटी टू यूज आवर थॉट्स टू शेप आवर रियलिटी एंड इंटरप्रिटेट events in a more empowering way. This book will teach you how to do this। और जो इंसान मतलब ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी है, पावर है कि वो अपने थॉट्स को शेप कर सकता है, जो जैसा वो चाहता है अपनी लाइफ को वैसा बना सकता है। और हर चीज को, जो जो इवेंट हो रहे हैं उसकी लाइफ में, ऐसा नहीं है, दुख भी होगा, सुख भी होगा, दुख भी आएगा, तो उस इवेंट को किस तरह से वो ले रहा है, उसको कैसे एम्पावर कर रहा है, वो कैसे उसके लिए आगे बढ़ रहा है, ये बुक बढ़ना है, वो ये बुक समझाएगी आपको बहुत अच्छी तरह से। अब इन्होंने एक एक्शन लेने के लिए बोला है। अब जो वर्क बुक है उसमें जो सेक्शन वन दिया हुआ है उसमें बायस टुवर्ड्स नेगेटिविटी इसमें भरना है, फिल करना है। तो आइए चलते हैं। तो ये इनकी वर्कबुक है, पर्सनल वर्कबुक, जो कि आप लोग भी अपनी डाउनलोड करेंगे। इसमें ये पार्ट 1 2 3 4 की सब एक्सरसाइजेज हैं। जो इन्होंने फर्स्ट एक्सरसाइज बताई है हम उस पर चलते हैं। बायस टुवर्ड्स नेगेटिविटी। ये फर्स्ट इनकी एक्सरसाइज है, bias towards negativity. Find one example of an imaginary threat resulting from your survival mechanism. Can you see how the mind works? Feel free to write down your example below. तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी आपके माइंड में सर्वाइवल को लेकर थ्रेट है, जो इस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको कुछ भी ट्रिगर हो जाते हो जब आपको आगे की सोच के ये लगता है कि कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो ये क्या आपके पास है ऐसा? तो आप इसमें लिखिए, अपना जो भी थ्रेट है वो लिखिए। तो ये मैं सबसे बोलूंगी कि आप जब ये हमारा ये खत्म हो जाए सेशन, तो आप ये जरूर लिखिए और इसमें अच्छी तरह से बताइए अपने आप को एक्चुअल में हमारा ये किसी का हमें एक दूसरे से नहीं जानना है, अपने आप को हमें अपने आप को जानना है। तो आप अपने आप को जानिए कि आपको कहाँ थ्रेट ऐसा लगता है कि आप कब आप ट्रिगर हो जाते हो, कब आपको ऐसा लगता है कि नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो किस चीज से लेकर आपको इमेजिनरी थ्रेट है। तो ये आप लोग सब इसको एक्सरसाइज को करिएगा। अब हम आगे चलते हैं, वो कर लेंगे जो हमने अभी वर्कबुक में देखा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है हमारा। Why your brain's job isn't to make you happy। अब वो बोल रहे हैं कि आपका ब्रेन का क्यों हमेशा ऐसा जॉब नहीं होता कि वो आपको हमेशा खुश रखे। ऐसा क्यों करता है कि ब्रेन आपको कभी दुखी कर देता है, कभी परेशान कर देता है। योर ब्रेन्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू मेक यू हैप्पी बट टू इंश्योर योर सर्वाइवल। उसका सिर्फ एक ध्यान रहता है कि आप सर्वाइव कैसे करें, उसे नहीं पता है कि आपको कैसे हैप्पी करें, क्योंकि उसको यही समझ में आया है कि कभी कोई अनफोर्सीन सिचुएशन हो जाए तो सर्वाइवल कैसे हो मेरा। Thus, if you want to be happy, you must actively take control of your emotions rather than hoping you will be happy because it's your natural state। In the following section, we will discuss what happiness is and how it works। और वो बोल रहे हैं कि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसे हैप्पी रहना है। ये आपका माइंड हैप्पी नहीं करवाएगा, ये आपका तरीका है कि आप कैसे अपनी जो नेचुरल हैप्पी स्टेट है उसमें रह सकते हैं। और ये बताएंगे कि कैसे, ये इन्होंने आगे समझाया है हमें। हाउ डोपामिन कैन मेस योर हैप्पीनेस। डोपामिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। आई होप लोगों को आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा डोपामिन के बारे में। डोपामिन एक केमिकल है जो कि रिलीज होता है जब हम बहुत खुश होते हैं। अमंग अदर फंक्शंस मेक अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिवॉर्डिंग सर्टेन बिहेवियर। और ये क्या करता है, हमें हम हमेशा डोपामिन की तलाश में होते हैं हमेशा, और ये हमें एक तरह का एडिक्शन दे देता है। अगर हमारे को हम जब डोपामिन को तलाश करते रहते हैं कि हमारी लाइफ में और आए, तो हमें कई चीजों से एडिक्टिव भी बना देता है। जो हम कहते हैं ना, एक खुशी की तलाश में, एक अनफोर्सीन खुशी की तलाश में, जो कि लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, तो वो डोपामिन की हमेशा तलाश में रहते हैं। When dopamine releases into specific areas of your brain, the pleasure center, you get an intense sense of well-being similar to a high। जब हम हाई किसी उसमें चले जाते हैं ना, जब एडिक्शन होता है तो हाई स्टेट में चले जाते हैं, तो वो जो हमारा ब्रेन को ऐसे ही एक्टिवेट कर देता है। अभी डोपामिन जरूरी नहीं है कि हम ड्रिंकिंग या एडिक्शन या हमारा कोई आउटसाइड सब्सटेंस ले रहे हैं, सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, उसी से हो, ये किसी भी चीज से, कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उससे भी डोपामिन रिलीज हो सकता है, कोई बहुत हमने एक्सरसाइज करी उससे भी डोपामिन रिलीज हो सकता है। तो ये आपका तरीका है कि आप डोपामिन किससे लेना चाहते हैं। दिस सेंस ऑफ वेलबींग इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन यू गैम्बल। जब आप जुआ खेलते हैं, एक्सरसाइज खेलते हैं, सेक्स करते हैं, या आप कुछ अच्छा खाना खाते हैं जो आपके पसंद का हो,
तो वो डोपामिन तब भी रिलीज होता है। तो कई लोगों को कई चीजों का एडिक्शन होता है, इन सब चीजों का, जो कि कई चीज हमें, हम अच्छी चीजों का भी एडिक्शन कर सकते हैं और खराब चीजों का भी कर सकते हैं। तो डोपामिन कहीं से भी हमें चाहिए होता है कि हमें फील गुड करने के लिए, तो ये हमारे ऊपर है हम किससे उसे अट्रैक्ट करें। पर मोस्टली जो डोपामिन है वो हमें एडिक्टेड बना देता है, तो हमें एडिक्शन की तरफ ज्यादा ले जाता है। One of the role of dopamine is to ensure you look for food so you don't die for starvation and you search for a mate so that you can reproduce। तो जो मेन डोपामिन किसमें काम करता है कि अच्छा खाना हमें दिलाने के लिए, कि अच्छा खाने से हमें खुशी हो, और एक हमें अच्छा कोई मेट मिल जाए जिससे कि हम रिप्रोड्यूस कर सके। Without dopamine, your species would likely to be extinct by now. It is pretty good thing, right? तो वो कहते हैं अगर डोपामिन ही नहीं होता तो हमें ये अपनी जो स्पीशीज है रिप्रोड्यूस करने में मजा ही नहीं आ रहा होता और हमारे हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाते, ये आप सभी लोग जानते हैं। Well, yes or no, in today's world, the reward system is in many cases obsolete. In the past, dopamine directly linked to our survival. Now it can be stimulated artificially। अब वो बोल रहे हैं पहले तो हम बहुत सारी चीजें ढूंढते थे डोपामिन की हमें कैसे मिले, अब तो आर्टिफिशियली भी हमें मिल जाता है, हमें कोई उसके लिए प्लेजर नहीं फाइंड करना होता है। अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज टू इफेक्ट इज सोशल मीडिया। हमें सोशल मीडिया से कितना डोपामिन, हम रील सर्च कर रहे हैं उससे डोपामिन मिल रहा है हमें, हम बहुत देर तक कोई मूवी देख रहे हैं उससे डोपामिन मिल रहा है, विच यूजेस साइकोलॉजी टू सक एज मच टाइम एज पॉसिबल आउट ऑफ योर लाइफ। और ये सोशल मीडिया ने हमारा देख लिया है, उन्होंने ये एआई से समझ लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि इस पर्सन को ये वाली चीजें देख देख कर अच्छा लगता है तो वो हमें वही दिखाता है, आपने देखा है। तो वो हमारी साइकोलॉजी समझ गया और हमें वैसी ही चीजें हमें दिखाता रहता है। हैव यू एवर नोटिस्ड ऑल दीज नोटिफिकेशन दैट पॉप्स अप रेगुलरली, दे आर यूज्ड टू ट्रिगर टू रिलीज ऑफ डोपामिन, you so you stay connected, and and the longer you stay connected, the more money the services make। नोटिफिकेशन आ रहे हैं बार बार, सारे ऐप से जो नोटिफिकेशन आते हैं, जब आप ऑन कर देते हो तो बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, आप उसको क्लिक कर रहे हो, आप उस पर देख रहे हो, तो आपका क्या आ रहा है, इस पे टाइम बढ़ रहा है, मोबाइल पर रहने का टाइम बढ़ रहा है, और टाइम बढ़ने से आपको जो उनके एड्स हैं, उनका जो भी सर्विसेज है, उससे उनको पैसा मिल रहा है। तो उनके ये तरीके हैं आपको बाउंड रखने के, आपके मोबाइल में ग्लूड रखने के। लेकिन आपका क्या हो रहा है, आपका क्या फायदा हो रहा है, उससे आपको डोपामिन मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको फील गुड हो रहा है, तो आप इसी में लगे रहते हो। लेकिन है ये बिल्कुल खराब चीज, ये हैप्पीनेस का कोई तरीका नहीं है। ये हैप्पीनेस आउटवर्ड जो हम देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, कि हम फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो ये आउटवर्ड हैप्पीनेस है जो कि इंटरनल हैप्पीनेस है ही नहीं एक्चुअल में, सिर्फ हम फालतू की खोज कर रहे हैं इसकी। वॉचिंग पोर्नोग्राफी और गैम्बलिंग ऑल्सो लीड टू अ रिलीज ऑफ डोपामिन विच कैन मेक दीज एक्टिविटीज हाईली एडिक्टिव। अब जो पोर्नोग्राफी मूवी देखते हैं और गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, वो भी इसी चीज के एडिक्टिव हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एडिक्टिव है और इसकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। फॉर्चुनेटली वी डोंट नीड टू एक्ट ईच टाइम आवर ब्रेन रिलीज डोपामिन। तो हमें कहते हैं ना, हम इसके इसके एडिक्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये एडिक्शन की तरफ ले जाता है। फॉर इंस्टेंस वी डोंट नीड टू कंटिन्यूअसली चेक आवर फेसबुक न्यूज फीड और जस्ट बिकॉज इट गिव्स अ प्लेजर ऑफ शॉट ऑफ डोपामिन। तो हमें जो बार बार हमें एक क्यूरोसिटी होती है, अच्छा फेसबुक पर क्या हो रहा होगा, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा होगा, सोशल मीडिया में क्या हो रहा होगा, तो ये हमें क्या करता है, एक शॉट देता है, मतलब कहते हैं ना, एक शॉट जैसे हमने पी लिया हो तो एक छोटा सा वो देता है हमें डोपामिन का। पर हमें इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। टुडेज सोसाइटी इज सेलिंग अ वर्जन ऑफ हैप्पीनेस दैट कैन मेक अस अनहैप्पी, और यही चीजें देखकर हम अनहैप्पी भी हो रहे हैं। हम बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ देख रहे हैं, लोगों के बारे में देख रहे हैं, लोगों की लाइफ, बहुत सारे लोग इतना शो ऑफ करके जो ये लाइफ डालते हैं अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में, एक्चुअल में सबकी पिक्चर पीछे से कुछ और होती है। वो अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, क्यों कोई अपनी रोती हुई पिक्चर कोई सोशल मीडिया में नहीं डालेगा, और आपकी जो अच्छी अच्छी दूसरों की लाइफ देखकर आपको लग रहा होता है अरे वाह ये इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ में ही दुख चल रहा है। तो वो एक्चुअल में जो है वो नहीं दिखा रहा है, वो अपना रियल पिक्चर कोई नहीं दिखाता है, और हम दूसरों की लाइफ को देखकर तंग हो रहे हैं, दूसरों की लाइफ को देखकर हम परेशान हो रहे हैं। तो ये अच्छा भी है और खराब भी है, आपको डोपामिन दे भी रहा है लेकिन संग में ले भी रहा है। We have become addicted to dopamine mainly because of marketers who have found effective ways to exploit our brains। और ये सब मार्केटिंग है, मार्केटिंग गिमिक्स है, उनके तरीके हैं, उनका फेसबुक दिखाने का कि भाई आप क्यों देखें फेसबुक, उन्होंने तरीके बना लिए कि उनकी चीजें बिकें। We receive multiple shots of dopamine throughout the day and we love it, but in the same time, same thing as happiness। But is that the same thing as happiness? और हम ये दिन भर करते रहते हैं, देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते हैं, तो क्या ये सच में हैप्पीनेस है, एक्चुअल में हैप्पीनेस है? क्या आप सोचिए इसके बारे में। वर्स देन दैट, डोपामिन कैन क्रिएट रियल एडिक्शन विद द सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन योर हेल्थ। और ये जो डोपामिन है जो आप सोशल मीडिया से ले रहे हैं और इधर उधर की चीजों से ले रहे हैं, ये आपकी सिवियर हेल्थ पर कहीं ना कहीं अफेक्ट डाल सकता है। रिसर्च कंडक्टेड एट टुलेन यूनिवर्सिटी शोड दैट व्हेन
permitted to self-stimulation, their pleasure center participate did it an average of 40 times per minute. They chose the stimulation of their pleasure center over food, even refusing to eat when hungry. और वो बोलते हैं कि जब जो लोग इन चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं ना, कि सिर्फ यही इन चीजों में, गैम्बलिंग में दिमाग लगा रहे हैं, कोई सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, तो वो उनको खाना पीना सब भूल जाते हैं और सिर्फ इन्हीं चीजों में लग जाते हैं कि उन्हें शॉर्ट ऑफ डोपामिन मिल रहा होता है उससे. कोरियन ली सियोंग सियोप इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ दिस सिनोड्रम. और ऐसा ही एक कोरियन पर्सन था. In 2005, Mr. Siop died after playing a video game for 58 hours straight with very little food or water and no sleep. The subsequent investigation concluded that the cause of death was heart failure induced by exhaustion and dehydration. He was only 28 years old. वो 28 years का था. और वो पर्सन कोरिया का इतना वीडियो गेम खेला 58 आवर्स, मतलब क्योंकि उसको इतना अच्छा लग रहा था, जीत रहा था वो. भाई खेलते जाते हैं, इसमें एक डोपामिन रिलीज हो रहा है, हम जीत रहे हैं, हम बहुत अच्छे वो हमारे वो बढ़ते हैं, हमारे जो मार्क्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो हम खेलते जा रहे हैं. और वो इतना खेला, ना उसने खाना खाया ना पानी पिया, और फिर उसकी डेथ हो गई. तो ये कर रहा है, ये जो एडिक्शन ये हमें करता है, जो कि हम पागल हो जाते हैं कि हमें डोपामिन मिले. टू टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशन यू मस्ट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ डोपामिन प्लेज एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर हैप्पीनेस. Are you addicted to your phone? Are you glued to your TV? Or maybe you spend too much time playing video games? Most of us are addicted to something. For some people it is obvious, but for others it's more subtle. तो वो बोल रहे हैं कि अब आप देखिए आप किस चीज के एडिक्टेड हो, आप किस चीज से हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो आज की लाइफ में. फोन से, टीवी से, वीडियो गेम्स खेल रहे हो, है ना. हो सकता है आप एडिक्टेड हो सकते हो, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई काम नहीं कर रही है ये चीजें. फॉर इंस्टेंट यू कुड बी एडिक्टेड टू थिंकिंग. हो सकता है ये सब चीज ना करके आप सिर्फ सोचते रहते हो, इसी से एडिक्टेड हो. कई लोग खाने से होते हैं कि खाना बहुत खाते हैं, कई लोग शुगर से होते हैं. तो आप देखिए आप किस चीज से एडिक्टेड हो. कोई कोई सब्सटेंस यूज से होता है. तो ये आपको देखना है कि आप किस चीज से एडिक्टेड हो. टू बेटर कंट्रोल योर इमोशन यू मस्ट रिकॉग्नाइज एंड शेड द लाइट ऑन योर एडिक्शन एंड दे कैन रॉब यू ऑफ योर हैप्पीनेस. अब आप देखिए कि आप किस चीज से एडिक्टेड है, क्योंकि वो आपकी जो हैप्पीनेस पे जाने की जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट करता है. द वन डे आई विल मिथ. Do you believe that one day you will achieve your dream and finally be happy? It is unlikely to happen. You may, and I hope you will, achieve your goal, but you won't live happily ever after. This thinking is just another trick your mind to place on you. आप ये सोचते हैं कि एक दिन आएगा तब मैं खुश होऊंगा या होंगी, क्योंकि जब मैं अपने गोल्स को अचीव कर लूंगी और ऐसा होगा. पर वो कहते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है. ये सब ट्रिक है आपको अपने माइंड को समझाने की. योर माइंड क्विकली accumulate to new situation, which is probably the result of evolution and our needs to adopt continually to survival and reproduce. This acclimatization is also probably why the new car or house or you will only make you happy for a while. Once the initial excitement wears off, you will move to on the crave of the next excitement thing. This phenomenon is known as hedonic adaptation. हम क्या करते हैं, हमारा एक गोल है, हमने एक अचीव कर लिया, फिर हमें खुशी मिल गई, फिर हम दूसरे के गोल की तरफ चलते हैं, फिर हमें खुशी मिल गई. जो चीज मिलती जाती है वो खत्म होती जाती है, उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई और हम आगे की तरफ चले जाते हैं. तो हैप्पी तो हम कभी हो ही नहीं रहे. थोड़ी सी देर के लिए हैप्पी हुए, फिर दिमाग लग गया अरे ये चीज नहीं है मेरे पास, उसकी तरफ चल दिए. फिर थोड़ी सी देर के लिए हैप्पी हुए, फिर उसकी तरफ चले गए. तो हमारा क्या होता है, ये नई चीजों का जो बार बार हमें नई चीजों की तरफ एक्साइटमेंट, आगे बढ़ने की चाह, और प्लस उसी से ही हैप्पीनेस हम जोड़ लेते हैं. इसको कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन. हाउ hedonic adaptation work? Let me share an interesting study that will likely change the way you see happiness. This study, which was conducted in 1978 on lottery winners and paraplegics, was incredibly eye-opening for me. The investigation evaluated how winning the lottery or becoming a paraplegic influences happiness. The study found that 1 year after the event, both groups were just as happy as they were beforehand. Yes, just as happy or unhappy. You find more अबाउट इट. और ये डैन गिलबर्ट की टेड टॉक है, उससे ये आप और अच्छी तरह से समझ सकते हो, जो कि इस क्लेम को क्लियर करके आप सीधे उस टेड टॉक पर पहुंच सकते हो. Perhaps you will believe that you will be happy once you will made it, but as the above study or happiness shows that it is simply not true. No matter what happens to you, your mind works by reverting your predetermined level of happiness once you have adapted the new event. और वो बोल रहे हैं कि एक स्टडी करी गई थी जिसमें लॉटरी विनर्स और पैराप्लेजिक लोगों पर किया गया, जिसमें ये देखा गया कि द स्टडी फाउंड दैट 1 year आफ्टर द इवेंट उनकी जो दोनों की जो वो थी, दे वर जस्ट एज हैप्पी एज दे वर बिफोर. मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा
दोनों लोग जैसे पहले थे वैसे ही थे, मतलब उनकी हैप्पीनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब भी आप भी देखिए कि आपने एक चाहा होगा कि मैं ये ड्रेस लेकर आती हूँ, वो ड्रेस आ गई, आप खुश हो गए 2-3 दिन पहले, फिर आपको लगने लगा अब मेरे पास वो वाली ड्रेस होती ना तो ज्यादा अच्छा रहता, फिर आपने दूसरी ली। ऐसे ही एक एक कोई गोल आपने लिया, आपने इतना पैसा कमा लिया, अब आप खुश हो गए, ठीक है मैं घूम आया फिर आया, फिर आप अरे नहीं नहीं अब मेरी लाइफ में ये रह गया, अब मुझे इतना कमाना है, तो आपके पास आप जैसे पहले थे फिर वैसे ही हो गए, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता हैप्पीनेस पर कि आपको कुछ चीज मिल गई है या नहीं मिली है। डज दैट मीन यू कांट बी हैप्पियर दैट यू आर राइट नाउ? तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर अभी खुश रहिए ना, जब आपको खुशी का वही लेवल हो जाता है, जब आपको बाद में भी वही खुशी है, तो आप अभी क्यों नहीं खुश हो रहे हो? नो, वॉट इट मीन्स दैट इन द लॉन्ग रन एक्सटर्नल इवेंट्स हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन योर लेवल ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर आप स्टडी देखेंगे तो जो भी बाहर की दुनिया से जो आप खुशी बटोरना चाहते हैं, बाहर की मटेरियलिस्टिक चीजों से जो खुशियां, चाहे आपका कोई ट्रैवल है, चाहे आपका कोई बच्चे से रिलेटेड खुशी है, स्पाउस से रिलेटेड खुशी है, कोई भी जो खुशी है वो, या आपके करियर से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड, वो टेम्परेरी होती है। उसके बाद फिर वही आ जाता है, फिर आप नई चीज के लिए ढूंढने लगते हैं, तो वो एक कांस्टेंट नहीं रहती। तो कांस्टेंट क्या रहता है कि आपकी सोच ही है जो आपको खुशी दिला रही है ना, कुछ समय के लिए। तो आप क्यों ना हमेशा ही खुश रहें, हमेशा ही वो उस पोजीशन में रहे, क्योंकि आपको तो वो चीज मिलेगी ही, और आप तभी खुश होंगे, फिर वैसे की वैसे हो जाएंगे। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सोफिया ल्यूबोमिर्स्की, ऑथर ऑफ द हाउ ऑफ हैप्पीनेस, 50% ऑफ आवर हैप्पीनेस इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। अब वो बोलती हैं, जो एक ऑथर है बुक की हाउ ऑफ हैप्पीनेस, सोनिया लिबोमिर्स्की, वो बोलती है कि जो 50% जो हमारी हैप्पीनेस है वो हमारी जेनेटिक्स से आ रही है। अगर हमारे जो फोर फादर्स हैं वो भी बहुत हैप्पी रहे होंगे तो हमारे अंदर भी हैप्पीनेस फैक्टर ज्यादा होता है, और अगर दुखी ज्यादा रहते होंगे तो वो दुखी फैक्टर ज्यादा होगा। 50%, 40% हमारी इंटरनल फैक्टर है जो हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी दुनिया अंदर, उस पर डिपेंड करती है, और सिर्फ 10% है जो एक्सटर्नल फैक्टर, जो हम औरों को ब्लेम करते रह जाते हैं, उन पर डिपेंड करती है। दीज एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड सच थिंग एज वेदर वी आर सिंगल और मैरिड, रिच और प्योर और सिमिलर सोशल इन्फ्लुएंसेस। और ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो है कि हम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिच हैं, पुअर हैं, या कोई और चीजों पर डिपेंड करती है, वो सिर्फ 10% है, जो कि हम सोचते हैं यही सारी हैप्पीनेस का हमारा कारण है। द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर इज प्रोबेबली वे लेस देन योर थॉट। द बॉटम लाइन इज दैट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इन्फ्लुएंसेस योर हैप्पीनेस, नॉट व्हाट हैपेंस टू यू। तो हमारा जो कहते हैं ना लाइफ को देखने का नजरिया है, जो हमारी खुशी को, खुशी पर वो उस पर हमारी खुशी डिपेंड करती है, ना कि हमारे साथ क्या हुआ है उस पर खुशी डिपेंड करती है। बहुत ही अच्छा बात कही है, दोबारा पढ़ती हूँ। योर एटीट्यूड डिपेंड्स अपॉन लाइफ टुवर्ड्स लाइफ इन्फ्लुएंसेस योर हैप्पीनेस, नॉट व्हाट हैपेंस टू यू। तो जो आपका एटीट्यूड है, लोग नजरिया है जीवन जीने का, उस पर आपकी खुशी डिपेंडेंट है, दूसरों पर नहीं है। आपके अंदर या आपके साथ जो हो रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। By now you understand how your survival mechanism negatively impact your emotion and prevent you from experiencing more joy and happiness in your life। और वो बोल रहे हैं कि अब आपने देखा होगा कि जो आपका, मुझे कैसे आगे क्या होगा, सर्वाइवल कैसे होगा, ये होगा वो होगा, जो आपके मतलब कहते हैं ना बेकार के जो थॉट्स, आपके जो यूजलेस जो थॉट्स आते रहते हैं, फियर जो सर्वाइवल के लिए है, वो कैसे हमारे जो इमोशंस को कितना इम्पैक्ट डालते हैं, कितना वो हमें जो खुशी और जॉय से अलग रखते हैं, वो कितना इफेक्ट करते हैं, वो आपने इसमें समझा होगा। और अगले चैप्टर में हम ईगो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था इनका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें इन्होंने आप वर्क, इस फर्स्ट चैप्टर में दो आपको वर्कबुक में फिल करने के लिए असाइनमेंट्स दिए हैं, जिसमें फर्स्ट हमने सर्वाइवल का देखा कि आप क्या सर्वाइवल के लिए किस चीज से आपको डर लगता है वो आप लिखेंगे। अब सेकंड है कि शॉर्ट ऑफ डोपामिन व्हाट इमोशंस आर हैप्पीनेस के ऊपर है। तो आइए मैं शेयर करती हूँ। तो ये सेकंड एक्सरसाइज है जो हमें करनी है हैप्पीनेस की। आई होप आप लोग सब ये फिल करेंगे। हैप्पीनेस, ये आइडेंटिफाई थिंग्स दैट यू बिलीव गिव यू शॉर्ट ऑफ डोपामिन। अब आप देखिए कि आपको क्या शॉर्ट ऑफ डोपामिन देता है। टीवी देता है, वीडियो गेम्स देता है, गैम्बलिंग देती है, सोशल मीडिया देता है। तो सबको राइट करिए, आप लिखिए विच ऑफ दीज थिंग्स यू आर मोस्ट अडिक्टेड टू। अब इनमें से सबसे ज्यादा आप किससे अडिक्टेड है। वॉट एक्टिविटी इफ यू वर टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वुड बी क्रेविंग, राइट इट डाउन। और क्या चीज है कि आप जो भी आपने लिखा है, मान लीजिए आपने लिखा है कि मोबाइल है, सोशल मीडिया है, मोबाइल पर क्या करते हैं आप, कौन सी सोशल मीडिया साइट्स पर रहते हैं, तो वो कौन सी चीज है वो आपको क्रेव करती है, कि क्या आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, कि आज मैंने ये चीज नहीं की तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा माइंड वो ही चीज सर्च करेगा जो मुझे ये चाहिए। तो वो आपको यहाँ पर लिखना है अपने बारे में।
तो आई होप ये वाली एक्सरसाइज आप ये दोनों सब लोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट और इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। किसी को कुछ